कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम पुरानी वीडियो की तरह जो आगे का टॉपिक चल रहा है, हमारी राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, जो कि हम केंद्र सरकार से तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने कल की वीडियो में राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति थी, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में जानकारी ली थी। आज हम राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला है कि भाई जो राज्य की वीटो शक्ति है, यानी कि राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है वह आर्टिकल 200 में है। आर्टिकल 200 में कैसे है? आर्टिकल 111 यानी कि केंद्र की वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की, प्लस 89 यानी कि 89 जोड़ा अब आया हमारा 200, यानी कि ये ट्रिक से हम लोगों ने 200 प्राप्त किया। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है, पहला है अत्यधिक वीटो। देखिए, इस अत्यधिक वीटो में क्या लिखा हुआ है। इसमें है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आए तो वह उसे कानून बनाने से मना कर सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल के पास कोई बिल आया तो वह राज्यपाल यह मना कर सकता है कि भाई मैं इस बिल पर कोई भी कानून नहीं बनाऊंगा, यानी कि इस विधेयक पर कोई भी कानून नहीं बनाऊंगा। यह राज्यपाल मना कर सकता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है कि बिल जब राज्यपाल के पास आए तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु वह बिल पुनः आ जाएगा तो राज्यपाल को पास करना होगा। अर्थात जैसे कि जो केंद्र सरकार में था, उसी प्रकार से निलंबनकारी वीटो है कि भाई अगर एक बार राष्ट्रपति के पास आ गया और राष्ट्रपति ने उसे एक बार लौटा दिया है, तो अगर वह दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। तीसरा अगला वीटो पावर है, जो कि है जेवी वीटो। अब बात करते हैं जेवी वीटो के बारे में। तो जेवी वीटो भी भाई राष्ट्रपति के, हम लोगों ने जो अंदर जेवी वीटो पढ़ी थी वही है, उसी प्रकार से है कि भाई राज्यपाल किसी बिल को पास न कर उसे रोक सकता है तथा उस पर कोई निर्णय नहीं देता है। यानी कि राज्यपाल के पास कोई भी बिल आया तो राज्यपाल उस बिल को अपने पास रख सकता है, उस बिल पर कोई भी निर्णय नहीं दे, तो वह जेवी वीटो का प्रयोग कर उसे अपने पास रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसे वह बिल पास करना होगा। वह अगर उसे पास करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अतः अथवा उसे वापस लौटाना चाहे तो लौटा सकता है, अथवा नहीं भी लौटा सकता। अगर वह वापस लौटाता है तो अगर वह पुनः उसके पास आएगा तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यह वीटो निलंबनकारी वीटो है। अब बात करते हैं अगले कुछ बिंदुओं की, जो है राष्ट्रपति को आरक्षित करने से संबंधित। अब देखिए, ये बात क्या है इसमें कि भाई राज्यपाल के पास माना कि कोई विधेयक आया कि राज्यपाल महोदय आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, तो राज्यपाल इस बिल को, यानी कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कि इस पर जो निर्णय है वह राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। यह राज्यपाल का अधिकार है। और आर्टिकल 201 कहता है कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल पर राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास जो अपनी वीटो पावर होती है, जो कि है निलंबनकारी वीटो, अत्यधिक वीटो और जेवी वीटो, जिनके बारे में हमने कल देखा था, वो उन वीटो पावरों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर किया जा सकता है। ये कहता है संविधान का आर्टिकल 102, यह बात कहता है। और आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं। आगे और अन्य शक्तियां जैसे कि अध्यादेश शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, अगला है अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश शक्ति में हम पहले केंद्र की अध्यादेश शक्ति पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए केंद्र। देखिए, केंद्र की अध्यादेश शक्ति में अगर हम लोग देखें तो इसमें है कि भाई जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संघ सरकार की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, जो अध्यादेश होता है वह क्या होता है। देखिए, अध्यादेश की जो शक्ति होती है वह एक प्रकार से कानून के समान होती है। यानी कि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और फिर वह कानून बनता है। और अगर संघ सरकार की सलाह पर अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यह चाहे कि भाई हम इस विषय पर अध्यादेश लाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश लाएगा, तो वह अध्यादेश की जो शक्ति होगी वो एक प्रकार से कानून के समान होगी। यानी कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैसे वर्तमान में जो किसान बिल था, किसान बिल को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश
द्वारा लाया गया। तो अध्यादेश द्वारा जब उसे लाया गया तो अध्यादेश से वह बिल पारित हो गया, यानी कि वह कानून का रूप बन गया, यानी कि एक तरीके से उसे कानून बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए जो अध्यादेश होता है उसमें अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून का जो उस कानून को बाद में पारित करवा लिया जाता है, यानी कि उस समय के लिए अगर कोई जरूरी समय के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून तो बना दिया जाता है, परंतु बाद में जब संसद का सत्र चालू होता है, जो कि अगर माना कि ग्रीष्मकालीन सत्र चालू होता है, शीतकालीन होता है, मानसून होता है, जैसे वर्तमान में अभी ग्रीष्मकालीन सत्र खत्म हो चुका था तथा उसके बाद किसान बिल लाया गया तथा अध्यादेश द्वारा किसान बिल लाया गया। अब जब भी संसद का सत्र आएगा, यानी कि संसद का जो अगला मानसून सत्र होगा, उस मानसून सत्र में वह विधेयक जो लाया गया था अध्यादेश किसान बिल का, वह किसान बिल का अध्यादेश लोकसभा से पारित करवा लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं, देखते हैं कि उनके बारे में देखते हैं कि तथा राष्ट्रपति कानून लागू करेगा, परंतु जब सत्र प्रारंभ होगा, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, तब सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक कानून पास होना चाहिए। अतः अगर पास नहीं होता तो वह कानून समाप्त हो जाएगा। देखिए माना कि भाई मानसून सत्र प्रारंभ हो जाता है और मानसून सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर तक अगर किसान बिल जो है वह पारित नहीं कर पाती है मोदी सरकार, तो वह जो किसान बिल है वह अपने आप समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर पास हो जाता है तो पास ही रहेगा, परंतु अगर वह पारित नहीं करवा पाती है तो वह बिल जो है किसान बिल वह हटा दिया जाएगा, यानी कि उसे कानून का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब अगला है अध्यादेश शक्ति। ये है राज्य की अध्यादेश शक्ति कि भाई राज्य की अध्यादेश शक्ति किस प्रकार की होती है। तो राज्य में है कि भाई राज्य में भाई है कि जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर अध्यादेश जारी करेगा तथा राज्यपाल उस पर कानून बना देगा, और जब भी सत्र प्रारंभ होगा तो प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर तक कानून पास हो जाना चाहिए, अगर पास नहीं हुआ तो कानून समाप्त हो जाएगा। यह बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर एक केस दिया गया है, उस केस को भी हम लोग देख लेते हैं। केस है डीसी बादवा केस 1967 वर्सेस बिहार राज्य केस, यानी कि बिहार राज्य वर्सेस डीसी बादवा केस है 1967 का। इसमें 1967 से 87 के बीच तक 287 कानून अध्यादेश द्वारा बनाए गए, पारित करवा लिए गए, परंतु न्यायालय ने इसको गलत बताया था। यानी कि बिहार में क्या हुआ था, सन 1967 से 1987 के बीच, यानी कि 20 साल के कार्यकाल में 287 कानून यानी कि 287 अध्यादेश पारित करवा लिए गए थे। 287 अध्यादेश पारित करवा लिए गए थे और उन 287 अध्यादेशों को पारित करवाकर कानून बना लिया गया। तो जब यह बात न्यायालय में पहुंची कि भाई 287 जो केस है यानी अध्यादेश है वह पारित करवा लिए गए, तो न्यायालय ने सभी 287 केसों को हटाया और इसको गलत बताया कि भाई इस प्रकार से आप किसी को भी पारित नहीं कर सकते, यानी इतने सारे अध्यादेश आप एक बार में लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का केस है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का है। कब कब था ये केस आप देखेंगे तो इसमें है बिहार वर्सेस डीसी बादवा। डीसी का है कब था ये केस, ये केस जारी किया गया था 1967 से 1987 के बीच, जो विधेयक का जो झोलमाल हुआ था उनके बीच था ये। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे और किन कौन शक्तियों के बारे में है। तो ये देखते हैं अगली जो शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति। अब देखते हैं पहले हम जो न्यायिक शक्ति देखेंगे वह देखेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में, फिर नीचे ही राज्यपाल के संदर्भ में भी दी गई है। तो है कि इसमें सुप्रीम व हाई कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, परंतु संसद की सलाह पर हटा सकता है। यानी कि इनके जो जज होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो पहले इसकी न्यायिक शक्ति है नियुक्ति संबंधी, जो कि आर्टिकल 124 एवं आर्टिकल 214 में दी गई है। आर्टिकल 124 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज की, और जो हाई कोर्ट का जज है उसकी दी गई है आर्टिकल 214 में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि भाई माफ करना यानी कि क्षमादान करना, यानी राष्ट्रपति द्वारा जब भारत की सबसे सर्वोच्च अदालत जो है
सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है या आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो उस फरियादी के पास सिर्फ एक ही सहारा बचता है, वह है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उस फरियादी पर दया करके या उस फरियादी की बात को सुनकर अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस पर इसकी सजा माफ कर देनी चाहिए, तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी सजा को माफ भी किया जा सकता है, अथवा या फिर उसकी सजा को कम भी किया जा सकता है, या उसकी सजा की प्रकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ये बात है आर्टिकल 72 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और भाई राष्ट्रपति सभी सजाओं को माफ कर सकता है तथा देशद्रोह को भी माफ कर सकता है। देशद्रोह तक की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगर किसी भी कोर्ट के भी कर सकते हैं का मतलब है कि आपका केस अगर किसी भी कोर्ट में चल रहा है, जैसे कि सेशन कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो भी आप कर सकते हैं। परंतु इसमें जो ज़्यादातर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले ही करते हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट के बाद आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन रहता है, जिला न्यायालय का ऑप्शन रहता है, फिर हाई कोर्ट के बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन रहता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा जब राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ही गुहार लगाई जाती है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हुए हैं कि भाई किस प्रकार से राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। इसे क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? तो एक है प्रविलंबन, का मतलब है जब तक राष्ट्रपति कोई आदेश न दे तो वह तब तक मृत्युदंड नहीं दिया सकता। यह एक बहुत ही गलत, मतलब कह सकते हैं आप, ये कूटनीतिक विषय है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब है कि माना किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई कि श्री महामहिम जी, मुझे मृत्युदंड दिया गया है और मैं चाहता हूं कि मेरी जो सजा है मृत्युदंड से उसे आप 20 वर्ष कारावास कर दीजिए। तो राष्ट्रपति के पास माना कि यह चीज आई और राष्ट्रपति ने उस पर निर्णय नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तथा उसे सिर्फ और सिर्फ कारावास में रखा जाएगा। और अगर राष्ट्रपति ने उस पर निर्णय दे दिया तब तो उसे मृत्युदंड या जो भी राष्ट्रपति निर्णय देगा वह कर दिया जाएगा। परंतु अगर राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया गया तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तथा उसे कारावास में रखा जाएगा। तथा कारावास में रखने के बाद यह जो है, मतलब उस व्यक्ति को जिसे कारावास में रखा गया है वह व्यक्ति कारावास प्राप्त कर ही छूट जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि उस व्यक्ति को या तो कारावास दिया जाए या फिर उसे फांसी दी जाए। परंतु न तो उसे फांसी दी गई, न उसे पूर्ण रूप से कारावास दिया गया। तो जब उसे फांसी के लिए माना कि कभी राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई इसे फांसी दे दीजिए बाद में आकर, तो उसे उस समय फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने उस अपराध के लिए तो कारावास का दंड भोग चुका है। ऐसा भारतीय राज्य व्यवस्था में एक उदाहरण भी है। राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे उन पर इस प्रकार का कार्य हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है माफ करने, यानी कि सजा को बिल्कुल ही माफ कर देना। यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड है तो मृत्युदंड की जो सजा है उसे पूर्ण रूप से माफ कर देना, यह इस प्रकार का कार्य है। ठीक है, तो देखिए अगला है लघुकरण। लघुकरण का मतलब है सजा की प्रकृति को चेंज करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उस व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास या 50 साल का कारावास या 60 साल का कारावास किया जा सकता है। तीसरा है परिहार, यानी कि सजा कम कर सकते हैं या प्रकृति चेंज कर नहीं होती। यानी कि सजा को कम कर सकते हैं परंतु उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती। यह जो लागू होता है यह अधिकतर आजीवन कारावास पर ही लागू होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मृत्युदंड है तो उस व्यक्ति की जो फांसी है उसे उसकी प्रकृति चेंज तो कर ही नहीं सकते, और सजा कम कैसे की जाएगी। ठीक है, तो यह आजीवन कारावास पर होता है कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास है तो उसे 50 साल का कारावास या 60 साल का कारावास। अगला है विराम, यानी कि विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। यह भी यहाँ पर विधान है कि सजा को कम भी किया जा सकता है और सजा को रोका भी जा सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे सजा को कुछ समय के लिए या कुछ क्षणों के लिए रोका जा सकता है। माना कि
को महिला के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो सज़ा है उसे कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। माना कि कोई महिला अगर गर्भवती है तो उस महिला को जब तक उसका शिशु जन्म नहीं ले लेता है तब तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा, यानी कि पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, तथा उसके पश्चात उस महिला को फांसी या जो भी उसकी सज़ा है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति में अर्थात उसकी सज़ा को विराम किया जा सकता है, उसकी सज़ा को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में देखें तो पहला है क्षमा करना। यह है आर्टिकल 161 में। इसमें है कि राज्यपाल मृत्युदंड व देशद्रोह के मामले में सजा को माफ़ नहीं कर सकता है, बाकी सबको माफ़ कर सकता है। यानी देशद्रोह और मृत्युदंड के मामलों को माफ़ नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति पर अगर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है या किसी व्यक्ति को सज़ा के तौर पर मृत्युदंड दिया गया है, सजाए मौत दी गई है, तो उस पर राज्यपाल कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। अब अगला जो है ये तो केस है कि भाई मारूराम वाद 1980 का, कि यदि राष्ट्रपति व राज्यपाल इसका गलत इस्तेमाल करे तो सुप्रीम कोर्ट को सचेत कर सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति इसका बेवजह नुकसान करें, यानी कि शक्ति का फ़ायदा उठाएं और किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सचेत कर सकता है। अगला है त्रिवेणी बेन विवाद 1989 का। मामले में राष्ट्रपति ज़्यादा समय नहीं लगा, यानी कि मामले में, यानी कि सुनवाई करने में, यानी कि उसका निर्णय देने में राष्ट्रपति को समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रविलंबन का जो है उसके अनुसार अपराधी छूट भी सकता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए हम इतनी शक्ति पढ़ेंगे। कल हम राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति जो है उन्हें, और वित्तीय शक्ति जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वह किस प्रकार से होती है। राज्यपाल की भी वित्तीय शक्ति, उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई भी सैनिक शक्ति और कूटनीतिक शक्ति नहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें।